हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10वीं के रिवीजन में कक्षा 9वीं के भूमिति के महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सूत्र और गुणधर्म के बारे में देख रहे हैं। अब तक हमने 2 वीडियो में 32 पॉइंट देख लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कक्षा 10वीं के भूमिति पढ़ने के लिए। अब 32वें के बाद 33वां पॉइंट देखेंगे और आज हमारा ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है और इसमें हम कोशिश करेंगे कि कक्षा 9वीं के भूमिति के सारे मुद्दे जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, सूत्र, गुणधर्म हैं वो सब इसमें पूरा हो जाए। इस तरह से हमारा रिवीजन का 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो है जिसकी सहायता से पूरे कक्षा 9वीं के भूमिति का महत्वपूर्ण प्रमेय, सूत्र, परिभाषाओं, गुणधर्म का आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बीच बीच में यदि आप लोग भूल रहे हो तो पुनः देखकर समझकर रिवीजन कर सकते हो और इसके बाद कक्षा 10वीं के भूमिति का पढ़ाई करना, भूमिति का जो भी पॉइंट है वो समझना आसान हो जाएगा और आसानी से आप लोग बड़े बड़े सवाल चुटकियों में कर सकते हो। तो अब हम 33rd पॉइंट यानी 33वां पॉइंट देख रहे हैं जिसमें बताया गया है जो कक्षा 9वीं का पाठ 6वां वृत्त है उसका लिया गया है ये भाग। उसमें बताया गया था कि सर्वांगसम वृत्त क्या होता है, यानी वृत्तों के प्रकार थे। सर्वांगसम वृत्त, एक केंद्रीय वृत्त, स्पर्श वृत्त, प्रतिच्छेदित वृत्त। तो इसमें हम देखेंगे कि सर्वांगसम वृत्त क्या है। तो पहले तो हम परिभाषा देखते हैं कि ऐसे 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान हो उन्हें सर्वांगसम वृत्त कहते हैं और इनके केंद्र जो होते हैं वो भिन्न होते हैं और त्रिज्याएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अर्थात 2 वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं समान हैं और केंद्र भिन्न भिन्न है। जैसे कि मेरे पास ये 2 वृत्त जैसा आकार लिया गया है। आप कोई भी अपने घर में वस्तु लेकर ये समझ सकते हैं वृत्ताकार वस्तु, अगर वो एक के ऊपर एक रख दो और दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें और ये एक प्रकार का एक वृत्त दिखाई दे। अभी हमने ये 2 वृत्त देखे लेकिन एक के ऊपर एक रखने से ऐसा लग रहा है एक ही वृत्त है, तो ऐसा दिखाई दे तो ये दोनों वृत्त सर्वांगसम वृत्त कहलाते हैं। और इसमें क्या खास बात है कि इसमें इनके केंद्र जो है वो भिन्न भिन्न है। ऐसा नहीं कि केंद्र एक है, 2 वृत्त है तो केंद्र भिन्न भिन्न है, लेकिन इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो समान है। तो ऐसे वृत्त को हम सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। उसके बाद दिया गया है कि एक केंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। तो एक केंद्रीय वृत्त में 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है ना, एक केंद्रीय, केंद्र एक होना, ऐसे वृत्त। 2 या 2 से अधिक ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक हो और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो उन्हें एक केंद्रीय वृत्त कहते हैं। आप इसे बना सकते हो। आपको क्या करना है कि जो भी वृत्त बनाओगे, केंद्र का निशान लगाओगे, उससे एक निशान लगा के एक वृत्त अपने सुविधानुसार लेकर त्रिज्या एक वृत्त बनाओगे। फिर जहाँ पर आप लोगों ने निशान लगाया है उसी पर गोला प्रकार रख कर और त्रिज्या बढ़ाकर, उस पेज आपको चार्ट पेपर ले लेना है, कलर पेज, त्रिज्या बढ़ाकर एक और वृत्त बनाना है। फिर तीसरा वृत्त ले रहे हैं तो उसी जहाँ पे आपने निशान लगाया उसी पर रख कर त्रिज्या और बढ़ा दो, बढ़ा के तीसरा वृत्त बनाना है। तो इस तरह से ये जो 3 वृत्त हैं मैं आप लोगों को बना के दिखाई हूँ, यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये 3 वृत्त मैंने काटे हैं पेज पर। इनका जो खास बात ये है, देखो ये तीनों घूमते हैं, ये यहाँ से एक पिन से मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो तीनों भी वृत्त क्या है, तीनों भी वृत्त एक केंद्रीय है क्योंकि तीनों भी वृत्त के एक केंद्र है, लेकिन जो इनकी त्रिज्याएं हैं वो भिन्न भिन्न है। त्रिज्याओं का जो माप लिया गया है वो अलग अलग लिया गया है। जैसे मैं यहाँ दिखाऊँ, मार्किंग मैंने यहाँ किया है क्योंकि घूम रहे हैं तो इनका जो निशान है ना ये भी घूमता हुआ चला जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये हमारा पहला छोटे त्रिज्या का R1 त्रिज्या है, फिर केंद्र वही O है। दूसरा त्रिज्या जो पीले रंग का है वो दूसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या R2 है। और जो तीसरा जो वृत्त है पिंक कलर का वो बड़ा वृत्त है, उसकी त्रिज्या O से ही शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रही। तो R3
त्रिज्या है। तो R3 सबसे बड़ी त्रिज्या है, उसके बाद R2 है और उसके बाद R1 है। R1 सबसे छोटी और R3 सबसे बड़ी त्रिज्या है। तो इनका खास बात समझ में आया आप लोगों को कि ये जो एक केंद्रीय वृत्त है, इनके केंद्र एक होते हैं और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो ऐसा आप कई कई वृत्त एक केंद्र का लेकर त्रिज्याएं बढ़ा बढ़ाकर पिन में लगाकर इस तरह से आप कोई खेलने की वस्तु भी बना सकते हैं। आप लोग ये बना के मुझे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं 35वां स्पर्श वृत्त, टचिंग सर्कल्स। तो ये जो भाग है ना हमारा 10वीं के लिए पार्ट 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा पार्ट 6 में 9वीं में आ चुका था, इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रही हूँ। अभी आप थोड़ा समझ लेंगे तो पार्ट 3 समझना और आसान हो जाता है। ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र भिन्न हो और केंद्र भिन्न हो तथा त्रिज्याएं भी भिन्न हो तथा एक और केवल एक बिंदु सामान्य हो, अर्थात एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हो, तो ऐसे वृत्तों को हम स्पर्श वृत्त कहते हैं। हमने सर्वांगसम वृत्त में देखा ना, क्या देखा कि केंद्र भिन्न है और त्रिज्याएं समान है। एक केंद्रीय वृत्त में देखा कि केंद्र एक है और त्रिज्याएं भिन्न है। और स्पर्श वृत्त में हम क्या देख रहे हैं कि केंद्र भी भिन्न है और त्रिज्याएं भी भिन्न है, लेकिन खास बात यह है कि उन दो वृत्तों में एक और केवल एक बिंदु सामान्य है या एक और केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ऐसे वृत्त को हम टचिंग सर्कल या स्पर्श वृत्त कहते हैं। स्पर्श वृत्तों के दो प्रकार होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं बाह्यस्पर्शी वृत्त और अंतःस्पर्शी वृत्त। बाह्यस्पर्शी में वृत्त में वह स्पर्श वृत्त जिनके केंद्र सामान्य स्पर्श बिंदु के विपरीत ओर स्थित हो, उसे बाह्यस्पर्शी वृत्त कहते हैं। तो वह स्पर्श वृत्त, ये स्पर्श वृत्त वही है जिनके केंद्र भिन्न है, जिनके केंद्र जो है भिन्न भिन्न है और त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका एक और केवल एक बिंदु जो है वो सामान्य है। तो ऐसे हम वृत्त को बाह्यस्पर्शी वृत्त कहते हैं। और इसमें खास बात ये होता है कि जो इनका जो केंद्र होता है सामान्य बिंदु के विपरीत ओर स्थित होते हैं। जैसे वह स्पर्श वृत्त जिनके केंद्र, ये केंद्र दिया गया, हमने दो वृत्त यहाँ बनाया है, ये केंद्र है और इनका जो स्पर्श बिंदु है एक और केवल एक स्पर्श बिंदु या एक और केवल एक बिंदु पे प्रतिच्छेदित करना बिंदु बी है। यह बिंदु बी के सामान्य बिंदु के विपरीत ओर स्थित होते हैं उनके केंद्र। तो स्पर्श बिंदु के विपरीत ओर स्थित हो ऐसे स्पर्श वृत्त को हम बाह्यस्पर्शी वृत्त कहते हैं। आप दिखाने के लिए भी यहाँ ऐसे दो वृत्त ले सकते हैं और ऐसे करके देख सकते हैं कि ये दोनों भी वृत्त बाह्यस्पर्शी वृत्त हैं। इनके दोनों के केंद्र भिन्न है, त्रिज्याएं भिन्न है और इनका एक और केवल एक बिंदु सामान्य होता है या एक बिंदु पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं। और साथ में ये सामान्य बिंदु के लिए ये दोनों भी केंद्र विपरीत ओर स्थित है। तो इस तरह से ये परिभाषा को मैंने इस चीज़ से भी समझा दिया है। नेक्स्ट दूसरा प्रकार हम देख रहे हैं अंतःस्पर्शी वृत्त। वह स्पर्श वृत्त जिनके केंद्र सामान्य स्पर्श बिंदु के एक ही ओर स्थित हो, उसे अंतःस्पर्शी वृत्त कहते हैं। जैसे हम यहाँ वृत्त देख रहे हैं, बड़ा वृत्त, ये छोटा वृत्त है। छोटे वृत्त का केंद्र यहाँ Q जो है यहाँ दिया है, बड़े वृत्त का केंद्र P इधर दिया है और जो R है इनका सामान्य बिंदु है, मतलब एक बिंदु पर ये दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं। तो स्पर्श बिंदु हो गया या सामान्य बिंदु हो गया। तो एक इन दो वृत्तों के सामान्य बिंदु के एक ही ओर दोनों केंद्र स्थित होते हैं। तो ऐसे जो वृत्त बनते हैं स्पर्शी वृत्त, उसको अंतःस्पर्शी वृत्त कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप अपने घरों में जो भी चीज़ है उससे बनाकर देख सकते हैं। जैसे ये एक बड़ा वृत्त है और ये एक छोटा वृत्त है, दोनों एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं और इसका केंद्र यहाँ पर है और इसका केंद्र यहाँ पर है। तो ध्यान से देखें तो इस सामान्य बिंदु के एक ही ओर दोनों केंद्र स्थित है, इसलिए अंतःस्पर्शी वृत्त का उदाहरण है। तो इस तरह से घरेलू उदाहरण देते हुए मैंने आप लोगों को ज्योमेट्री के महत्वपूर्ण परिभाषाएं समझा दी हूँ। साथ में आकृति भी है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे समझ लीजिए और लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो प्रकार है हमारा, ये हमारा सर्वांगसम वृत्त, एक केंद्रीय वृत्त और स्पर्श वृत्त हो गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे
प्रतिच्छेदी वृत्त पर। 36वां पॉइंट जो है प्रतिच्छेदी वृत्त, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र भिन्न हो और त्रिज्याएं भी भिन्न हो और उनके दो सामान्य बिंदु हो तो उन्हें प्रतिच्छेदी वृत्त कहते हैं। ये स्पर्श वृत्त की तरह ही परिभाषा है। स्पर्श वृत्त में भी दिया था ना, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र भिन्न हो, त्रिज्याएं भिन्न हो, लेकिन इनका एक और केवल एक बिंदु सामान्य हो तो उनसे हम स्पर्श वृत्त कहते हैं। यहाँ पर क्या है, ऐसे दो वृत्त जिनके केंद्र भिन्न हो, त्रिज्याएं भिन्न हो तथा उनके दो सामान्य बिंदु हो, उन्हें प्रतिच्छेदित वृत्त कहते हैं। ये आप इस तरह से उदाहरण से समझ सकते हो। ये हमारा स्पर्श वृत्त था, लेकिन जब इस तरह से वृत्त आए, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, एक दूसरे को काटती हुई जाए तो वहाँ काटने पर दो बिंदु मिलता है, यानी इन दो वृत्तों का दो सामान्य बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर है, तो ये दोनों बिंदु इन दो वृत्तों का सामान्य बिंदु हो गया या प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया। इसलिए ये दो वृत्त जो ये उदाहरण है ये प्रतिच्छेदित उदाहरण है। तो आप इसका डायग्राम बना सकते हो और ऐसा बना के हमें दिखा भी सकते हो। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं वृत्त संबंधी परिभाषाएं जो हम पढ़े हैं पहले 8वीं कक्षा में, बस उसका रिवीजन कर लेते हैं, 7वीं में भी पढ़े हैं। इसमें यहाँ एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में केंद्र बना है, केंद्र से जाती हुई जीवा ओ QR खींचा है जो व्यास है, त्रिज्या OP खींचा गया, जीवा AB खींचा गया है। उसी को एक आकृति में दर्शाया गया और साथ में सारी परिभाषाएं दी गई है, वो एक बार हम देख लेते हैं। प्रतल के किसी स्थिर बिंदु से उसी प्रतल के समदूरस्थ सभी बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। वृत्त का केंद्र सेंटर ऑफ द सर्कल, ये परिभाषा हो गया हमारा वृत्त का, कि वृत्त के किसी स्थिर, ये स्थिर बिंदु है और इस स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समुच्चय को, यहाँ पे जो वृत्त पर देख रहे हैं ना असंख्य बिंदु है, तो ये असंख्य बिंदुओं का समुच्चय स्थिर बिंदु से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित समुच्चय, जो बिंदुओं का समुच्चय होता है वो वृत्त कहलाता है। और वृत्त का क्या केंद्र, वृत्त को केंद्र जो होता है उसका क्या परिभाषा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिस स्थिर से उसी प्रतल में खींचे गए, जिस स्थिर बिंदु से उसी प्रतल में खींचे गए समदूरस्थ बिंदुओं का समूह कहलाता है, तब उस स्थिर बिंदु को उस वृत्त का केंद्र कहते हैं। यानी जिस स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, तब उस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहाँ पर बिंदु O जो है स्थिर बिंदु है और ये समदूरस्थ बिंदुओं का समुच्चय है, ये वृत्त कहलाता है, तब ये स्थिर बिंदु कहलाएगा हमारे लिए वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ द सर्कल। त्रिज्या, रेडियस, वृत्त के केंद्र तथा वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड को त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो वृत्त का केंद्र है और वृत्त पर किसी इस बिंदु को हम मिला देते हैं तो जो रेख बनती है वो त्रिज्या कहलाती है। छोटी सी रेखाखंड होती है, उस रेखाखंड को हम त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या एक नहीं असंख्य होती हैं, क्योंकि केंद्र भले ही एक हो लेकिन मिलाने वाले जो बिंदु हैं वो असंख्य है, तो जितना मिलाएंगे उतना त्रिज्या तैयार होता जाएगा। अगला परिभाषा है जीवा, जिसको हम कॉर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वृत्त पर असंख्य बिंदु होता है, तो किन्हीं दो बिंदुओं को जोड़ दो तो जो रेख तैयार होती है वो जीवा कहलाती है। यहाँ पर रेख AB जीवा है। व्यास, वृत्त के केंद्र से जाने वाले जीवा को उस वृत्त का व्यास कहते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने पर जीवा तैयार होती है, तो QR वृत्त पर स्थित बिंदु है और ये जीवा तैयार हुआ है। और ये जीवा लेकिन खास बात है कि केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए ये हमारा व्यास है, इसको हम डायमीटर कहते हैं। अब इतना तो हम सारा वृत्त के बारे में परिभाषा समझ लिए, इसको लिख लेना है। अब इस पर आधारित प्रमेय चलते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रमेय है, पार्ट 3 के लिए 10वीं के लिए उपयोगी है। वो आ रहा है जीवा लंबता प्रमेय, कॉर्ड परपेंडिकुलर थ्योरम। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, आपने कक्षा 8वीं के पार्ट 17 में ये देख लिया है। इसमें समझाया गया था, इसमें आप लोगों से कृति करवाया गया था, तो वो मैं एक बार आकृति से समझा देती हूँ, आप लोग कृति करके भी कर सकते हो। आप उचित त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए, उसको O नाम दीजिए। उसके बाद
उचित लंबाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेकर जो भी लंबाई इसमें सुविधाजनक हो जीवा ए बी खींच लीजिए। उसके बाद केंद्र से कोणीय की सहायता से जीवा पर लंब डालिए। तो जैसे ही हम लंब डालते हैं क्या हो जाता है, ए जीवा जो है ना 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। यही हमारा है जीवा लंबता प्रमेय। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि ओपी लंब जीवा ए बी है, जीवा ए बी हो तो क्या हो जाएगा, ए पी बराबर हो जाता है पी बी। यही है प्रमेय। इसी आकृति से हम देखकर बोल सकते हैं ये जीवा लंबता प्रमेय है, क्योंकि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। यहाँ लिखा गया है कथन वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट इसी का विलोम हम देखते हैं। 8वां जीवा लंबता प्रमेय का विलोम, कन्वर्स ऑफ कॉर्ड परपेंडिकुलर थ्योरम। वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो अब यहाँ पे विलोम क्या दिया कि वृत्त को केंद्र को किससे जोड़ना है, जीवा के मध्य बिंदु से। जैसे ही जोड़ते हैं तो वो जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर क्या होता है, लंब होता है। पहले प्रमेय में हमने लंब खींचा था तो मध्य बिंदु प्राप्त हुआ। अब हमें मध्य बिंदु दिया है और हम केंद्र से मिलाएंगे तो वो जीवा पर लंब हो जाएगा। तो ये 39 का जो हमारा ये डायग्राम है 39 का, कि इसमें हमें क्या दिया गया है, केंद्र दिया है, जीवा का मध्य बिंदु दिया है। यदि हम लिख सकते हैं कि यदि एम ए बराबर ए एन है, यदि एम ए बराबर ए एन है तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ कोनिया रखकर या चांदा रखकर देख सकते हैं कि 90 अंश आता है। अर्थात पी ए जो लंब है जीवा एम एन। तो इस तरह से ये 39 हमारा हो गया जीवा लंबता प्रमेय का विलोम। मैंने समझा दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला और एक महत्वपूर्ण प्रमेय और उसका विलोम है सर्वांगसम जीवाओं का गुणधर्म, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। एक ही वृत्त में यदि जीवाएं सर्वांगसम है तो वो केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। ये भी कृतियाँ हमने 8वीं में देखा है। इसका डायग्राम से मैं समझा देती हूँ। 40वें का डायग्राम ये है कि आप है ना एक वो केंद्र वाला वृत्त खींचिए। आप जो भी बनाएंगे ना माप के बनाओ तो आपके सामने तुरंत निष्कर्ष भी दिखाई देगा। उसके बाद क्या करना है, सर्वांगसम जीवाएं उसी वृत्त में खींच देना है। जैसे 2 सेंटीमीटर यहाँ 2 सेंटीमीटर यहाँ खींच दिया। उसके बाद केंद्र से जीवा पर गोनीय की सहायता से लंब द्वारा दूरी खींचिए, क्योंकि दूरी सदैव लंबवत होती है। तो यहाँ हमने दूरी नाम लिया है तो दूरी मतलब ऐसा नहीं कि 90 का नहीं दिया है तो हम नहीं खींचेंगे, दूरी सदैव लंबवत होती है। तो हमें लंब डालना है। जैसे ही हम लंब डालेंगे और ये दोनों जीवा सर्वांगसम है और नाप कर देखेंगे, स्केल की सहायता से नापेंगे तो ओ एम और ओ एन क्या होगा, बराबर आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, गणितीय रूप उस प्रमेय का दे सकते हैं कि यदि ए बी बराबर है पी क्यू तो क्या हो जाएगा, जो दूरियां समान हो जाएगी, ओ एम बराबर ओ एन हो जाएगा। ये हमारा कथन था। एक ही वृत्त की सर्वांगसम जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। अभी सर्वांगसम जीवा के गुणधर्म का विलोम है कन्वर्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं सर्वांगसम होती हैं। तो एक ही वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, यानी ये जो वृत्त दिया है उसमें केंद्र दिया, हमने खींच लिया। उसके बाद हमें क्या करना है कि समान दूरी पर, समान दूरी जैसे दूरी तुम ले रहे हो 1.5 सेंटीमीटर दूरी लेकर उस पर लंबवत जीवा खींच लेना है। तो जब हम देखते हैं जैसा खींच लेते हैं, दूरी जब समान होती है तो समान दूरी पर जो खींची गई जीवा होती है ना उसकी लंबाई समान होती है। तो यदि हम लिखेंगे यदि पी ई बराबर है पी एफ, ये क्या है, दूरी है, तो क्या हो जाएगा, जीवा सी डी सर्वांगसम है जीवा ए बी। ये सब हर एक प्रमेय का मैं गणितीय रूप भी आप लोगों को समझाते जा रही हूँ। तो इस तरह से हमने 41 में हमने प्रमेय भी देख लिया। उसके बाद हमने पार्ट 6 में 9वीं में रचना किया था त्रिभुज का अंतर्वृत्त। त्रिभुज का अंतर्वृत्त इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के स्पर्श करने वाले वृत्त को अंतर्वृत्त कहते हैं तथा उस वृत्त के केंद्र को अंतःकेंद्र कहते हैं। इसे आई अक्षर द्वारा दर्शाते हैं।
इन सेंटर है इसलिए आई से द्वारा दर्शाते हैं। इसका महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि त्रिभुज का अंतःकृत प्राप्त करने के लिए किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक खींचना होता है और किसी भी त्रिभुज का अंतःकेंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। कक्षा 8वीं में हम बनाए भी हैं और 9th में भी बनाए हैं। इसका डायग्राम द्वारा मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर डायग्राम है, यहाँ पर जो यहाँ सर्कल दिया गया है वृत्त, उसका ये जो वृत्त है त्रिभुज के अंतःभाग में स्थित है और इसका जो अंतः केंद्र आई दिया गया है। आई कैसे प्राप्त होगा? त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का समद्विभाजक जब हम खींचते हैं तो उसके प्रतिच्छेदन बिंदु से आई प्राप्त होता है। फिर अंतः त्रिज्या हम यहाँ से आई से सामने वाली भुजा लंब डालते हैं और इस त्रिज्या की सहायता से अंतःवृत्त खींचते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं त्रिभुज का परिवृत्त। सरकम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त को त्रिभुज का परिवृत्त कहते हैं। इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं और इसे सी द्वारा दर्शाते हैं। सर्कल सर्कल होने की वजह से सी बिंदु से इसको दर्शाते हैं। तो जो परिवृत्त होता है वो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं को छूकर जाता है। और इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम से हम समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख डालिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं त्रिभुज के परिवृत्त के महत्वपूर्ण पॉइंट्स। त्रिभुज का परिकेंद्र सी प्राप्त करने के लिए किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। न्यूनकोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंतःभाग में होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर स्थित होता है और अधिकोण त्रिभुज में परिकेंद्र जो सी बिंदु होता है वो त्रिभुज के बाएं भाग में स्थित होता है। अंतःवृत्त में एक ही पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पर परिकेंद्र स्थित होगा न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण में। तो ये जानकारी आप लोगों को होना बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे लिए उपयोगी होता है। तो इसको आकृति से हम समझ लेते हैं कि जो हमारा जो परिवृत्त है वो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं को छूकर जाता है और ये कैसे प्राप्त होता है? किन्हीं दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचने से प्रतिच्छेदन बिंदु प्राप्त होता है। इसे हम सरकम सेंटर कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। और कोई भी परिकेंद्र और ये जो सीपी मिला देने पर हमारा जो होता है त्रिज्या मिला देने पर हमें परित्रिज्या प्राप्त होती है और उसकी सहायता से हम परिवृत्त खींच सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ तक इसको समझ लिया है। अब अगला हम 44 पॉइंट देख रहे हैं, निर्देशांक भूमिति के संबंधित सूत्र। तो इसमें जो पॉइंट आए थे वो आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही उपयोगी है। हमारा पार्ट 5 2 10वीं में आला है निर्देशांक भूमिति, उसके लिए उपयोगी है। तो एक्स अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है। वाई अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर b स्वरूप में होता है। y अक्ष की समांतर रेखा का समीकरण x बराबर a स्वरूप में होता है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। तो ये जो सातों पॉइंट लिखे गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये अच्छे से आप लोगों को 9th में समझाया गया है। निर्देशांक भूमिति में आलेख में ये समझाया गया था आप लोगों को। तो ये आलेख से ही सारे पॉइंट लिए गए हैं। आप लोगों ने आलेख बनाकर ये सारे सिद्ध करके ये मुद्दे निकाले हैं, तो इसे याद रखना है। तो लास्ट हमने त्रिकोणमिति भाग देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है वो समझाया गया था। ट्रिग्नोमेट्री किस त्रिभुज में लागू होता है? समकोण त्रिभुज में लागू होता है। समकोण त्रिभुज में जो 90 की सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है और जो कोण हम न्यूनकोण लेते हैं उसे थीटा से दर्शाते हैं। थीटा की सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है और उसके साइड में जो भुजा होती है वो संलग्न भुजा होती है। जब हम तीनों भुजा का नाम ले लेते हैं तो हमारा पहला सूत्र आता है साइन थीटा बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण। उसके बाद हम अगला सूत्र देखते हैं। ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से इसको फेयर बुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं। कॉस थीटा बराबर होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। और उसके बाद है साइन थीटा, कोटि पूरक वाला सूत्र समझाया गया था। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन
90 माइनस थीटा tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और tan थीटा गुणे tan 90 माइनस थीटा बराबर 1 होता है। और ये हमारा है सर्व समीकरण। 3 सर्व समीकरणाएँ होती हैं, 2 हम 10th में पढ़ेंगे, एक हमने 9th में पढ़ लिया है, तो वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। उसके बाद हमने 3 अनुपात जो 9th में पढ़े हैं, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, उसके हम 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश पे हमने मान भी निकाला है। तो आपके सामने आप लोगों को ये मान रख के बताया जा रहा है। इसको जो मान हमने 9th में पढ़े हैं उसे याद जरूर रखना है। तो जो हम साइन थीटा 0 अंश में देख रहे हैं, तो साइन 0 जो होता है हमारा 0 होता है, और साइन 90 1 होता है। 0 से 1 के बीच में ये मान हमारा बढ़ते जाता है। साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है। ये सब हम 9th में निकाल चुके हैं, पूरा सिद्ध किया हुआ है। और साइन 60 होता है करनी में 3/2। तो ये एक लाइन आप लोगों ने याद कर लिया है। तो ठीक इसका उल्टा हम कॉस थीटा में रखते जाएंगे। कॉस 0 यहाँ का मान आएगा तिरछे, यहाँ पे कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 90 ये 0 होता है, ऐसे क्रॉस में हमने लिख दिया। तो ये भी एक क्रॉस में आएगा कि जो कॉस 30 है वो इस मान से मैच करता है साइन 60 से, तो कॉस 30 हो गया करनी में 3/2। लेकिन जो 45 है कॉस 45 वो साइन 45 से मिलता जुलता है, और जो कॉस 60 है वो क्रॉस में यहाँ आएगा 1/2। तो आपको सिर्फ साइन थीटा का मान याद रखना है, कॉस थीटा अपने आप क्रॉस करते जाओ आते जाएगा। और tan थीटा कैसे आएगा, साइन थीटा के मान में कॉस थीटा से भाग दे दो तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आएगा 0 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी 0/1 भाग देंगे तो ये हमारा 0 आएगा। ये हम 1/2 में करनी 3/2 से भाग देंगे तो 1/3 आएगा। और ये पूरा भाग इससे देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि ये समान मान है। और करनी 3/2 बटे 1/2 करेंगे तो 2 कट जाएगा, और करनी 3/1 आएगा, अर्थात करनी 3 आएगा। और 1/0 नीचे बटे में 0 आ रहा है तो अपरिभाषित होता है, तो इसको हम लिखेंगे अपरिभाषित। तो इस तरह से हमने अंत में ये पूरा सारणी भर लिया। और इस तरह से बच्चों हमारा 9th के भूमिति का पूरा रिवीजन ख़त्म हुआ। इसके बाद हम 10वीं का पाठ शुरू करेंगे। आप लोगों को रोज़ ये 5 सूत्र याद करके मुझे सुना देना है, और सुनाने के बाद जब ये पूरा हो जाए तो वीडियो देखकर या नोटबुक में जो तुमने लिखा है उसको देख कर पूरे साल भर रिवीजन करते रहना है, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ में 10वीं का भूमिति आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।